ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो दो प्रकार के मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है किसी भी पदार्थ में, उसका फॉर्मूला ज्ञात किया था। और उसका जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, म्यू जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के जी ई अपॉन 2m जे वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला आया था। ठीक है ना, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो, अब इसी के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए जो हमें क्या पढ़ना है, एक तो GMR का मान पढ़ना है। GMR से मतलब है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ध्यान रखना, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कुछ भी नहीं है, ये सेम नहीं, वही की वही चीज। किसके ऊपर डिपेंड करता है, चुंबकीय आघूर्ण के ऊपर ही डिपेंड करता है। पर इसका मान जो होता है, इस GMR का मान, वो किसके बराबर होता है, यह GMR का मान आपके पास में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, उस चुंबकीय आघूर्ण, किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण तथा उसके कोणीय संवेग, जिस प्रकार की वो गति कर रहा है, उस गति से रिलेटेड आप चुंबकीय आघूर्ण तथा उस प्रकार की गति के जो कोणीय संवेग है, उसका जो अनुपात होगा, वो आपके किसको प्रदर्शित करेगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि GMR को आप लिखोगे कक्षीय गति के लिए लिखोगे, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के लिए लिखोगे, तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखा जाएगा, और नीचे जो आपके कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के अंदर एंगुलर मोमेंटम है, उसको लिखा जाएगा। तो देखो, आपके पास में टोटली 3 प्रकार के आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, चुंबकीय मैग्नेटिक मूवमेंट्स पढ़े थे। एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, एक चक्रीय घुंबनीय चुंबकीय आघूर्ण, और एक थर्ड जो पढ़ा था, इन दोनों प्रकार की अगर किसी में गति पाई जाती है तो टोटल चुंबकीय आघूर्ण। तो सबसे पहले कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के लिए GMR गायरोमैग्नेटिक रेशियो का मान लिखते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, माइनस के E अपॉन 2m बराबर क्या होगा, म्यू L वेक्टर अपॉन L वेक्टर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड, ये कैसी गति है, कक्षीय गति, और कक्षीय गति के अंदर जो कोणीय संवेग होता है वो कक्षीय कोणीय संवेग होता है, और उसको L वेक्टर से, कक्षीय क्वांटम संख्या से L वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरी गति जो है आपकी कौन सी है, चक्रण गति। चक्रण गति में गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होगा आपके, माइनस के E अपॉन m के बराबर होगा, और ये जो है वो म्यू एस वेक्टर अपॉन एस वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड इसके अंदर आ जाएगा आपके, जब किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पास में कक्षीय और चक्रण दोनों ही प्रकार की गति हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपके टोटल गति या टोटल चुंबकीय आघूर्ण है, उसके कारण जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, वो क्या होता है, माइनस के G E अपॉन 2m इज टू आपके क्या लिखा जाएगा, म्यू ऑफ J वेक्टर अपॉन J वेक्टर। ये क्या होता है, इन दोनों ही प्रकार की गतियों के कारण होता है। इन दोनों ही प्रकार की गतियों का जब हम यूज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो लिखा जाता है, वो किसको द्वारा इस तरीके से उसका मान लिखा जाता है। ये 3 प्रकार के आपके पास में क्या होते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आता है पदार्थों का चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैटर। जैसे आपने पोलराइजेशन ऑफ ए मैटर पढ़ा था, वैसे के वैसे क्या होता है, किसी पदार्थ का क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन भी होता है। कैसे होता है वो देखिए, क्योंकि आप देखो मैग्नेटाइजेशन में क्या है, आप लोगों के पास में क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि जो भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न होता था, आवेश तथा आवेशों की मध्य की दूरी, यहाँ पे वहां पे दो आवेशों के प्रोडक्शन के कारण क्या उत्पन्न होता था, चुंबकीय आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। पर यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, इनके नॉर्थ और साउथ पोल के कारण प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज ये कि जैसे पदार्थों का चुंबक, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर, तो इसमें कुछ भी नहीं, इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी पदार्थ है, उसके चुंबकन के बारे में पढ़ना है, या फिर उसके किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रखते हैं, तो उस कंडीशन में उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसके नॉर्थ और साउथ पोल के कारण एक तो प्रोड्यूस होता है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज ये कि जब तक आपने किसी भी पदार्थ को क्या नहीं रखा है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है,
तो उस कंडीशन में उस पदार्थ के अंदर जितने भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होंगे वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। इस तरीके से ये क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, रैंडमली है, इनकी किसी प्रकार की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। तो उस वजह से टोटल मैग्नेटाइजेशन बोलो या फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलोगे, उसका मान किसके बराबर होता है, मैग्नेटाइजेशन या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किसको म्यू वेक्टर से प्रदर्शित करते हो, इसका मान सभी के योग का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0, जब ये किस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होगी। लेकिन जैसे ही आपने इनको क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड इनके ऊपर क्या कर दिया, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप ये कह सकते हो इसको एच वेक्टर को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या किया, इसके ऊपर अप्लाई किया, या इस पदार्थ को किसके अंदर रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर जितने भी द्विध्रुव होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, सभी के सभी क्या करते हैं, उसी दिशा में ध्रुवित या फिर ओरिएंटेड होने की कोशिश करते हैं जिस दिशा के अंदर आपके क्या है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन के अंदर भी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, ओरिएंटेड होने की चेष्टा या उस दिशा में गति करने की या उस दिशा में दिशित होने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से जो हमें पदार्थ का टोटल चुंबकीय आघूर्ण मिलता है ना, या फिर जो चुंबक को परिणामी चुंबक को उसके अंदर मिलता है, अब यहाँ पे देखोगे तो म्यू वेक्टर या समेशन ऑफ म्यू आई वेक्टर इज क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यहां से जो ये चुंबकत्व प्राप्त हुआ परिणाम, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ का चुंबकन बोल सकते हो, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो वापिस पदार्थों का चुंबकन कैसे होगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन कैसे होगा, जैसे कोई भी आपने पदार्थ लिया तो उसमें अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे, गतिशील अवस्था में होंगे, तो गतिशील अवस्था में जो धारा उत्पन्न होगी उस धारा के कारण उसमें क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो इन सब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों का क्या होगा, ये किसी रैंडमली डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, दिशित होते हैं। रैंडमली डायरेक्शन में दिशित होने के कारण इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है या फिर टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका मान क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे आपने इसके और बाहर से क्या कर दिया, इसको किसी इन पदार्थ को उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड या किसी इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में रख दिया, या इनको ऊपर क्या कर दिया, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, सारे के सारे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो किस डायरेक्शन में प्रेरित हो जाएंगे, सारे के सारे द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे, या उसके अंदर क्या हो जाएंगे, निश्चित होने की चेष्टा करेंगे। उस वजह से इनमें क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो 0 के बराबर नहीं होता, और इससे हमें एक क्या है, रिजल्टेंट के रूप में मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन की एक वैल्यू प्राप्त होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, पदार्थों का चुंबकन कहते हैं। अब देखो, अब आपको ये पता चल गया कि जो मैग्नेटाइजेशन होगा या फिर जो पदार्थों का चुंबकन कैसा होता है वो हमको पता चल गया। अब देखो, अब आती है उसके बाद में इस चुंबकन या इस मैग्नेटाइजेशन को प्रदर्शित किससे करते हैं, ठीक है। तो देखो चुंबकीय आघूर्ण का पता चल गया कि म्यू वेक्टर है। एक चीज और इसमें ये होती है कि चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है वो आपको ध्यान होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन की तीव्रता। अब देखो ये क्या है, इसके बारे में इतना सा ध्यान रखो कि कोई भी पदार्थ है उसके पास में एक आयतन होगा, उसी आयतन के अंदर उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण बोलो, विद्युत आघूर्ण बोलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलो, सब कुछ क्या होता है उस पदार्थ के अंदर उपस्थित मैटर के, उसके एकांक आयतन में उपस्थित मैटर के कारण उत्पन्न होता है। तो आपके पास में कोई भी पदार्थ है,
उस पदार्थ के एकांक आयतन के अंदर आपने कितना चुंबकन किया या कितना प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया, वही किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकन की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट को या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन में कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ है या फिर जो आपने एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित किया उसकी संख्या जो होती है ना, वही किसको प्रदर्शित करती है, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी एम वेक्टर को प्रदर्शित करती है। तो यहां से आप डेफिनेशन में ये कह सकते हो कि किसी चुंबकीय पदार्थ में प्रति इकाई आयतन प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोला जाता है, चुंबकन की तीव्रता एम कहते हैं। मतलब एम वेक्टर जो है किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ आई म्यू आई अपॉन वी के बराबर होगा। इसको एक और तरीके में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम वेक्टर एन ऑफ, ये कौन सी कंडीशन है, ये कब आएगा, जब आपके पास में पदार्थ है ना, उसमें जितने भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहे हैं उन सबका मान, जितने भी उसके पास मॉलिक्यूल या अणु या परमाणु उपस्थित है, उन सबके कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो उसका मान समान होता है ना, तो उस कंडीशन में मैग्नेटाइजेशन को इस तरीके से लिखते हैं। और अगर सभी एटम या परमाणुओं के द्वारा अलग अलग प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस एकांक आयतन के लिए जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो एन है ये किसको प्रदर्शित करता है, प्रति इकाई आयतन पदार्थ में उपस्थित अणु या परमाणुओं की संख्या जो है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एन के द्वारा। और ये क्या है, म्यू वेक्टर परमाणु या अणु का चुंबकीय आघूर्ण। ये ध्यान रखना, ये कुछ डेफिनेशन है, ये आप लोगों को आनी जरूरी होती है, क्योंकि जो एक एक नंबर के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें इसी टाइप की जो है छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती है। अब उसके बाद में आपके आता है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सारी की सारी जो चीज है अभी तक हमने जितनी पढ़ी वो सब किसके लिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए ही पढ़ी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ही डेफिनेशन पूछी जाती है सबसे ज्यादा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। इसकी बाकी वाली जो भी आपने चुंबकन तीव्रता वगैरह निकाली इसके ऊपर कैसी डिपेंडेंसी उसके ऊपर पूछा जाता है। तो देखो चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको किससे, काई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एक ध्यान रखना, ये कैसे प्राप्त होगा उससे पहले देख लो कि कोई भी पदार्थ है आपके पास, मैग्नेटिक मैटर है, उस मैग्नेटिक मैटर के अंदर आपने क्या किया, मैग्नेटाइजेशन को क्या किया, प्रोड्यूस किया। मैग्नेटाइजेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटाइजेशन किसके कारण हुआ उस पदार्थ का, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ जिसका हम क्या करते हैं, चुंबकन करते हैं, तो वो चुंबकन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मैग्नेटाइजेशन होगा पदार्थ का वो किसके समानुपाती होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो जो ये समानुपाती होता है, जब इनके बीच में से समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है तो जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी की सहायता से किसको ज्ञात किया जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई को ज्ञात किया जाता है, जो कि अलग अलग पदार्थों के ऊपर उसकी वैल्यू भी जो होती है वो अलग अलग टाइप के जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति में हम ये लिख सकते हैं या डेफिनेशन में इस तरीके से डिपेंड कर सकते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ में प्रेरित चुंबकन
की तीव्रता m वेक्टर आरोपित चुंबकीय क्षेत्रफल क्या करती है, ये समानुपाती होती है। ये क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से ये m वेक्टर क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू h वेक्टर। तो m वेक्टर के हटने पे इसमें समेशन का मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाने पे आपके पास में क्या आ जाएगा, काई ऑफ h वेक्टर। ये काई जो होता है वो किसके, m वेक्टर अपॉन h वेक्टर के बराबर, इन दोनों का रेशियो के बराबर होता है। इसी को क्या बोला जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है काई, इसका मान भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैटर की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास में जो चुंबकीय पदार्थ है वो किस तरह का पदार्थ है, मतलब उसी पदार्थ के ऊपर इसकी काई की वैल्यू डिपेंड करती है। काई की वैल्यू अधिक होगी, कम होगी, 0 से कम होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, ये सारी की सारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास में किस टाइप का मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। टोटली आप लोगों ने 3 टाइप के मैटर्स पढ़े होंगे, एक डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड वो जो सबसे लास्ट में जो आपने पढ़ा है वो लो चुंबकीय पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपने पढ़ा है। तो उन तीनों मटेरियल के लिए स्काई की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखो वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो सबसे पहला है आप लोगों के प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ जिसे कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसमें आपके जो मैग्नेटाइजेशन होता है एम वेक्टर, उसकी और जो एच वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड किया, मतलब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया किसी पदार्थ के ऊपर, अगर उसके अंदर उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या जो उसका चुंबकन होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, उस मैग्नेटाइजेशन का मान अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है या प्रति समांतर होता है। तो इस प्रकार के पदार्थ जो है वो तो एक क्या कहलाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी चीज ये, ऐसे पदार्थों के लिए काई का मान क्या होता है, लेस देन 0, मतलब ऋणात्मक बोल सकते हो, वो इसका मान क्या होगा, अल्प होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे पदार्थों के लिए इसका मान, ठीक है ना। ये इसकी डिपेंडेंसी है, मतलब अगर मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर का मान, चुंबक मतलब मैग्नेटाइजेशन बोलो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान बोलो, चुंबकीय आघूर्ण का मान तथा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो या एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे पदार्थ जो है उनके लिए क्या होता है, काई या चुंबकीय प्रवृत्ति का मान एक तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, दूसरा इसका मान जो होता है बहुत ही अल्प होता है, तीसरी चीज ये कि ये किसी भी ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता, इस किसी भी प्रकार के ताप के ऊपर इसके सक्सेबिलिटी या प्रवृत्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जानना पदार्थ ये पदार्थ ये किसी भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। जो काई होगी ना, ये काई, ये पदार्थ किसी भी ताप पर निर्भर नहीं करेगी। जो काई की वैल्यू होगी वही की वही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए आपको ये ध्यान रखना, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब उसके बाद में सेकंड जो मटेरियल आता है वो आपके कौन सा मटेरियल है, अनुचुंबकीय पदार्थ। जिसको आप क्या बोलते हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। अब इस मटेरियल में ध्यान रखना, इस मटेरियल में क्या होता है, एम की डायरेक्शन और एच की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही दिशा में होती है। फिर भी उसके बावजूद भी क्या होता है, काई का मान तो क्या होता है, धनात्मक तो होता है, पर इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ जो होंगे उसमें क्या होगा, ये ऐसे पदार्थ होंगे
जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण तथा जो पदार्थ का आपने द्विध्रुव आघूर्ण किया उसकी डायरेक्शन तथा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर समान होती है तो वो पदार्थ एक तो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। पर अगर उनमें भी क्या हो, अगर काई का मान बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है, 0 से तो अधिक पर बहुत कम प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में समझ लेना वो पदार्थ क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है काई का मान, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर जो पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टी, ताप के ऊपर डिपेंड करती है। ये ध्यान रखना, ताप के ऊपर इसकी निर्भरता होती है, जिसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसको क्यूरी के नियम से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्यूरी के नियम से क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति किस प्रकार से परिवर्तित होती है उसको ज्ञात किया जा सकता है। और एक ध्यान रखना, क्यूरी के नियम से किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम के बराबर होती है। आपको ध्यान रखना, यहाँ सिखाई बराबर क्या देना, T/P। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अनुचुंबकीय पदार्थों की क्या होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो एक सबसे लास्ट आपके बच जाता है वो कौन सा पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड आपके क्या आ जाएगा, लोह चुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ भी नहीं है, वही की वही सेम चीज है। इसमें भी m वेक्टर जिस डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में h वेक्टर राइट होता है। पर यहाँ पे अब काई जो है वो क्या होता है, 0 से बहुत अधिक, या फिर इसका मान क्या था, बहुत अधिक मान होता है काई का। ये ध्यान रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। काई का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है इसके अंदर, मतलब 0 से भी बहुत ज्यादा। इसकी वैल्यू अल्प, जिस पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक होता है वो पदार्थ कौन सा होगा, लोह चुंबकीय पदार्थ होगा। दूसरी इसमें मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही दिशा में होती है, उस वजह से भी इनको क्या बोला जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो किसके द्वारा, क्यूरी वाइस के नियम से ज्ञात की जाती है, के नियम से क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है। और यहाँ पे जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है काई, वो किसके बराबर होती है आपके, एफ, ये पी लगा देना इसमें, C/T माइनस, ये टीसी जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, क्यूरी के ताप। और सी जो है आपके ऊपर वो क्या है, क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इन तीन प्रकार के पदार्थों में, अलग अलग तीन पदार्थों के अंदर किस प्रकार से काई का मान बदलेगा, काई की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर कैसी होती है, वो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। अब जो आगे की अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम मास, मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ ही साथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस कोई भी पदार्थ है उसका आपने चुंबकन किस प्रकार से किया है, मतलब मैग्नेटाइजेशन एक समान रूप से होता है या असमान रूप से होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।